लास्ट सेशन में हम लोगों ने एसईओ का ओवरव्यू देखा था, ऑन पेज एसईओ के कुछ स्टेप्स कंप्लीट किए थे, राइट। आप लोग का असाइनमेंट अभी पोर्टल पर इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि जो लास्ट असाइनमेंट था उसी में आपको ऐड ऑन करके कुछ चीजें ऑन पेज एसईओ की कंप्लीट करनी है, उसके बाद उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो असाइनमेंट आज मैं आप लोग का अपलोड कर दूंगी पोर्टल पर ही, जहाँ से आप लॉगिन करते हैं वहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट भी मिल जाएगा। असाइनमेंट पार्ट में आप चेक कर सकते हो और वहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। इंटरनल लिंकिंग करना सभी आ गया था, किसी को कोई डाउट है हेलो। इसमें? यस पंकज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ पूछ रहे थे आप? नो मैम। ओके। मैम एक क्वेश्चन हाँ, था। हाँ जी पूछिए। मैम जो असाइनमेंट आपने दिया था वो सबमिट किस में हम्म। करना था? आ, अभी नहीं करना है। अब जो मैं आपको दे रही हूँ, अभी क्योंकि हमारा ऑन पेज ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ था ना, हाफ में ही था, इस वजह से मैंने अभी असाइनमेंट अपलोड नहीं किया है। नहीं तो प्रायोग के पोर्टल पर ही, जहाँ से आप लोग लॉग इन करते हैं, वहां पर आपको अपना असाइनमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगी और फिर आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके वहां पर अपलोड कर सकते हो अपना असाइनमेंट, ठीक है, प्रायोग के पोर्टल पर ही, ठीक है। क्लियर है? ओके। प्रयोगके.com में ना? हाँ जी, हाँ जी, वहीं पर। और कोई डाउट किसी को? जब जब मैम एसईओ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगा ना वो? अभी ये आज वाला जो सेशन है ना, ऑन पेज एसईओ हम कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको करना है, ठीक है। जो मैं आज असाइनमेंट दूंगी ओके मैम। वो आपको ऐड ऑन करके फिर पूरा एक साथ ही उसमें सबमिट करना है, ठीक है। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए। मैम ज्यादातर क्लास हमारी प्रैक्टिकल रहेगी या थ्योरी? थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों रहेगा, प्रैक्टिकल आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। थियोरी मैं क्लास में समझाऊंगी, प्रैक्टिकली उसको करके भी दिखाऊंगी, बट प्रैक्टिकल से आपको क्लास के बाद ही करने हैं क्योंकि इट विल बी टाइम टेकिंग, ठीक है। और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी हम क्लास में सीख रहे हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास के बाद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, असाइनमेंट इसलिए ही दे रहे हैं आप लोगों को ताकि आपको समझ में आए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यस मैम। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके। हेलो मैम। यस, हाय चित्रा। मैम जैसे जो कीवर्ड प्लानर बताया गया था टूल हमें यूज़ करने के लिए गूगल एड्स का, हाँ मैम हाँ। जैसे उसमें लॉगिन करने पे वो मतलब फ्री यूज़ नहीं करने दे रहा है, वो विजिट की पर वो कैंपेन क्या हमने वेबसाइट हमारी क्या है वो सब पूछ रहा है, हाँ हाँ, नहीं मतलब नहीं, जैसे ही हम लॉगिन वो कर रहे फ्री हैं। है, वो फ्री है, बस आपको वेबसाइट का नाम वो सब पूछ रहा है ना, वो आप डिटेल्स डाल सकते हो, जरूरी नहीं है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डालो उसमें। आप कोई भी ओके xyz.com मैम। करके डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली एड कैंपेन रन करने के लिए प्लेटफॉर्म होता है गूगल, इसलिए ओके वो मैम। आपसे सारी डिटेल्स पूछ रहा है। तो उसमें डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर आप जो ये ब्लॉगर वाली वेबसाइट बना रहे हो उसका भी डाल सकते हो। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। ओके। और ओके। कोई डाउट? ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके। तो लास्ट सेशन में हमने इंटरनल लिंकिंग देखा, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च देखा था और इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखा था, ठीक है। ये तीनों चीजें हमको अप्लाई करनी थी अपने पोस्ट में। इसके बाद आता है पेज यूआरएल्स। क्या होते हैं पेज यूआरएल्स? कोई आइडिया किसी को? आपके सामने डेफिनेशन भी दिख रही है वैसे। यूआरएल्स क्या होते हैं? एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज, ठीक है, कोई भी वेब पेज है उसका जो एड्रेस होता है
जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंचते हैं, उसको हम पेज यूआरएल बोलते हैं, राइट। अब पेज यूआरएल में इसका ऑप्टिमाइजेशन क्या कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? एनी आइडिया अबाउट दैट? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यू यूनिफॉर्म, आर फॉर रिसोर्स एंड एल फॉर लोकेटर। मतलब कि किसी इंटरनेट पर कोई भी पेज है, उसका एक अपना पर्टिकुलर यूआरएल होता है, ठीक है। अब यूआरएल जो है उसका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को एक सेकेंड, ये है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अलग अलग पार्ट्स है यूआरएल के, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी एड्रेस है, कोई भी यूआरएल है, कोई भी पेज ओपन करोगे वो कैसे स्टार्ट होता है? HTTP या HTTPS से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर ये :/, फिर www डॉट, जो भी डोमेन, डोमेन में मतलब जो वेबसाइट का नाम है, ठीक है, domain.com स्लैश, फिर यदि आपने कोई कैटेगरी ओपन की है, कोई पेज ओपन किया है उसमें, तो वो ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एड्रेस होता है। अब ये एड्रेस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल HTTPS आता है या HTTP, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो हमारा ब्राउजर है वो हमारे वेब पेज के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज प्रोटोकॉल, ठीक है। कैसे कनेक्ट कर रहा है मतलब, एक होता है सिक्योर्ड वे, एक होता है नॉन सिक्योर्ड वे, ठीक है। जो HTTP होता है उसको हम बोलते हैं नॉन सिक्योर्ड वे, ठीक है। और जो HTTPS होता है उसको सिक्योर्ड वे बोलते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब हम HTTP सिर्फ यूज करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर्ड नहीं होता। यदि आप देखोगे किसी भी यूआरएल पे क्लिक करके, यदि वो HTTP रहता है, उसमें एक ऐसी रेड कलर की लाइन होती है और होता है नॉन सिक्योर, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि हमारी वेबसाइट पर हमने HTTP यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कोई भी मालवेयर अटैक हो सकता है, कोई हैकर अटैक कर सकता है हमारी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ठीक है। और गूगल पे यदि कोई यूजर हमारे वेबसाइट पर आता है और हम HTTP यूज करते हैं तो उसको पहले वार्न कर देता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, ठीक है। तो वो होता है HTTP। और जब हम HTTPS यूज करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा सिक्योर करके आता है, लॉक बटन आता है। किसी ने देखा, ये नोटिस किया है यूआरएल में? नहीं किया है, ओके। अब देखो, किसी भी अपने एड्रेस बार में यूआरएल में देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा, इंफॉर्मेशन करके आता है, ठीक है, वहां पर सिक्योर और नॉट सिक्योर लिखा रहता है, ठीक है। तो HTTPS का मतलब है कि सिक्योर्ड वे में हमारा कनेक्शन है, जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो सिक्योर्ड वे में होगा, ठीक है। क्लियर है? HTTP और HTTPS दोनों क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? नो। ओके, तो हमको कौन सा यूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए? हमेशा HTTPS। कैसे यूज करेंगे? उसके लिए हम SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट क्या होते हैं? SSL सर्टिफिकेट से हमारा जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाता है, मतलब कि मालवेयर इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे हमारे वेबसाइट पर, ठीक है। क्लियर है? SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब कि ये हमारे जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको, या जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो रही है, जैसे कोई हमारी वेबसाइट पर आता है
परचेसिंग करता है कोई हमारी वेबसाइट पे आकर, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये प्रोटेक्टेड रहेगी, कोई इसको फेच नहीं कर सकता, कोई अटैक करके उनका डेटा फैच करके उनके बैंक डिटेल्स नहीं ले सकता। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है, www जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जो बहुत फर्स्ट सब डोमेन था, ठीक है, अब वो ऑप्शनल हो गया है, आप चाहे अपने वेब एड्रेस में लगाना तो लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन से सब डोमेन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इन्फो डॉट करके वेबसाइट्स होती है, या ब्लॉग डॉट करके, या स्टोर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं। सब डोमेन्स को हमको अलग से परचेज करना पड़ता है, ठीक है, ये हमारे मेन डोमेन का ही एक पार्ट कहलाता है, लेकिन वेबसाइट पूरी अलग से बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं tcs.com या फिर इन्फोसिस का है शायद, इन्फोसिस का देखते हैं, एक है infosys.com, ठीक है, और एक है careers.infosys.com। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना एक साथ। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है infosys.com। तो इन्फोसिस से रिलेटेड सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक इनका डेडिकेटेड सब डोमेन है जो कि सिर्फ करियर से रिलेटेड है, ये career.infosys.com, ठीक है। अब मैं यदि इस पर जाऊंगी तो यहाँ पर करियर से रिलेटेड मतलब जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है, चीजें मैनेज करने के लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर सब डोमेन ले लिया है, ठीक है। यदि हमारा छोटा नेटवर्क है तो हमको सब डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, ठीक है। बट यदि बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क है तो उस केस में चीजों को मैनेज करने के लिए हम सब डोमेन्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सब डोमेन्स हमको सेपरेटली परचेज करने पड़ते हैं, फिर उसका जो भी रैंकिंग है सब कुछ हमको सेपरेटली करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है, देखो इन्फो career.infosys पर आए तो ये जॉब से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर, मतलब इन्फोसिस में आप करियर कैसे बना सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ करियर से रिलेटेड चीजें आपको दिखेंगी, और यहाँ मेन वेबसाइट पर आओगे इन्फोसिस की तो इन्फोसिस के बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ सब डोमेन क्या होता है, ओके। आफ्टर दिस again I am sharing that ppt, okay। अब सब डोमेन के बाद आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, कोई आइडिया किसी को, डोमेन क्या होता है? मैम जो मेन लिंक होती है वो डोमेन होता है। करेक्ट, जो नाम होता है हमारी वेबसाइट का दैट इज डोमेन, ठीक है। जैसे कि आप प्रायुग.com देख रहे हो तो इसमें प्रायुग जो है वो क्या है, नाम है वेबसाइट का, ठीक है। यस राधे कृष्ण, नेम ऑफ वेबसाइट, करेक्ट, ठीक है। तो जो नाम होता है वेबसाइट का दैट इज द डोमेन, ठीक है। तो जब भी हम डोमेन परचेस कर रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा लेंदी नाम नहीं खरीदे हम, डोमेन नेम ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स को छोटे नाम जल्दी याद होते हैं, राइट। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को हमारे डोमेन नेम याद रहे, ठीक है, ताकि वो बार बार विजिट कर सके हमारी वेबसाइट को, तो छोटे डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करना चाहिए ज्यादातर। और यदि आप कुछ ग्राफिक्स बनाते हैं, लोगोज बनाते हैं, तो वहां पर भी शॉर्ट डोमेन नेम एडजस्ट करने में इजी होता है, राइट। डोमेन नेम बहुत सोच समझ के, तो हाँ मैम हाँ पूछिए।
मैम जैसे कस्टमर तो अपने हिसाब से वेबसाइट बनाएगा ना, तो अपने हिसाब से ही नाम रखेगा, तो हमारे हिसाब से तो क्या क्या ही रखेगा वो। कस्टमर नहीं, वेबसाइट तो हम बनाएंगे ना, यदि हमारा बिजनेस है यदि। वेबसाइट तो हम हाँ बनाएंगे मैम। हाँ हाँ, आप किसी बिजनेस के बारे में बोल रहे जैसे कि वो वेबसाइट के नेम के हिसाब से, जैसे कि हम वो कस्टमर कहेगा तो हमें इस हिसाब से वेबसाइट बनानी हैं। है, तो वो नेम कस्टमर चूज करेगा या हम करेंगे? एक सेकेंड, यदि हमारा बिजनेस है तो हम डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि यदि किसी क्लाइंट की वेबसाइट हमको बनानी है, उस केस में वो सिलेक्ट करेगा, ये तो करेक्ट है कि यदि उसका बिजनेस यस। है तब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें इंटरफेयर। लेकिन जब हम खुद के लिए कोई यस वेबसाइट मैम। बना रहे हैं, उस केस में मैं आपको बता रही हूँ, तब हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। या क्लाइंट हमसे कुछ सजेशन चाहता है डोमेन नेम को लेकर, तो वहां पर हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप शॉर्ट डोमेन नेम यदि लेंगे तो इजी रहेगा। अदरवाइज बड़ा यदि डोमेन नेम है किसी ने दिया है हमको ऑलरेडी परचेज करके, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते वहां पर इंटरफेरेंस। ठीक है। यस। यस मैम। ओके, अब डोमेन नेम के बाद क्या आता है? डॉट कॉम, डॉट इन, ये सब देखा होगा आपने, ठीक है, जिसको डोमेन एक्सटेंशन हम बोलते हैं। ठीक है, इसको TLD बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? जो भी एक्सटेंशन हम यूज करते हैं, जैसे आपने डॉट कॉम देखा होगा, .org देखा होगा, .net देखा होगा, क्या मतलब होता है इसका, कोई आइडिया किसी को? .edu, .gov, ये अलग अलग TLDs होते हैं। क्या मतलब होता है इसका अलग अलग होने का, क्या रीजन है, कोई आइडिया? ओके, सी, डॉट कॉम जो यूज होता है, डॉट कॉम यदि आपकी कोई कमर्शियल वेबसाइट है उसके लिए हम डॉट कॉम यूज करते हैं। ठीक है, .org जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, .net जो है सॉफ्टवेयर और होस्टिंग कंपनीज जो है, जो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो लोग .net यूज करते हैं। ठीक है, .edu जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब .edu एक्सटेंशन यूज करते हैं। ठीक है, और .gov जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन है। तो जब आप परचेज करते हो एक्सटेंशन, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा एक्सटेंशन यूज करना है। ठीक है, अब इसके अलावा आपने डॉट इन भी देखा होगा, राइट? तो डॉट इन जो है, डॉट इन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। ठीक है, जो जहां पर डॉट इन करके या .uk करके ऐसे वाले एक्सटेंशन होते हैं, उसका उसको हम बोलते हैं CCTLD। CCTLD का मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, कंट्री कोड, तो जिस भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, मान लो हमको सिर्फ इंडिया के लिए बनानी है, ठीक है, इंडिया में ही रैंक करनी है, हमारा बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही एक्सपैंडेड है। ठीक है, तो हम उस केस में डॉट इन खरीद सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है तो वो .uk यूज करेंगे, जर्मनी का है तो .de यूज करेंगे। ऐसे कंट्री के कंट्री जो भी है उस अलग अलग कंट्री का अलग अलग कोड होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। क्लियर है इतना सभी को? TLD एंड CCTLD क्लियर है? यस मैम। या मैम। ओके, इसके बाद इसके बाद आते हैं सब फोल्डर्स, राइट? सब फोल्डर्स या फिर हम कैटेगरी बोल सकते हैं, ये क्या होता है? ये मैं दिखाती हूँ, किसी को कोई आइडिया क्या होता है कैटेगरी? नो मैम। नहीं, ठीक है, मैं वेबसाइट पे दिखाती हूँ आपको। कैटेगरी बेसिकली पूरी वेबसाइट में अलग अलग टाइप के एक सेकेंड,
जैसे कि ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है, मोटिवेशन से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, शॉर्ट स्टोरीज है, श्लोक्स है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की कैटेगरी हो गई। अब यदि मैं सारा सारा कुछ कंटेंट एक साथ डाल दूंगी और कोई कैटेगरी नहीं बनाऊंगी तो लोगों को कंटेंट को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, राइट। यदि छोटी वेबसाइट है तब तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि बड़ी वेबसाइट है और उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है तो कंटेंट को मैनेज करने के लिए हम कैटेगरीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपका कंटेंट जिस भी कैटेगरी में आ रहा है आप उस कैटेगरी में जाकर उस पोस्ट को बना दोगे, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, सब फोल्डर्स या फिर कैटेगरी अब हम बोल सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसको वो मैं बताती हूँ। जो हमारा पोस्ट वाला सेक्शन रहता है, पोस्ट के अंदर ही हम कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है, हमको वहीं पर डिफाइन करना होता है। मान लीजिए ये कोई पोस्ट है, ये पोस्ट है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए राइट हैंड साइड में ये ऑप्शन होता है कैटेगरीज बनाने का, ठीक है। यदि हमको कोई नई कैटेगरी बनानी है तो हम ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी कैटेगरी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर जो पोस्ट जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैटेगरी बनती है। क्या होता है कैटेगरी और उसका यूज क्या होता है, दोनों चीजें क्लियर है? यस मैम। ओके। कैटेगरी के बाद नेक्स्ट आता है स्लज। स्लज क्या होता है? ये देखो तीन चीजें होती है यहाँ पर, जब हम एसईओ करते हैं या कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो ये तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट रहती है। कहाँ पर मिली मुझे? पोस्ट के सबसे नीचे, एसईओ टाइटल, स्लज और मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट। तो ये स्लज क्या होता है, ये हमारे यूआरएल का एक पार्ट होता है जो कि उस पर्टिकुलर पेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर पेज का एड्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ज्यादातर हमें क्या लेना चाहिए, या फिर हमको एसईओ करना है तो प्रॉपरली हमको हमारा जो फोकस कीवर्ड है पेज का, ठीक है, उसको ही यहाँ पर लिखना होता है, स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसलिए स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है और सारे वर्ड्स को ये डैश दिख रहा है हाइफन, इससे सेपरेट करना होता है। कोशिश करना है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज या कैरेक्टर्स नहीं ले हम, ठीक है। जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं बस उसी को हम, हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड है सिर्फ उसी को हम यहाँ पर इंक्लूड करें, ठीक है। क्लियर हुआ? कहाँ पर दिखता है ये स्लज? ये देखो ये इसका पूरा यूआरएल है इस पोस्ट का। तो ये HTTPS हो गया, ये :/, ये डोमेन नेम हो गया, ये .com डोमेन एक्सटेंशन हो गया, ये शॉर्ट स्टोरी क्या हो गई, कैटेगरी हो गई या सब फोल्डर हम जिसको बोल रहे हैं। और इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है द टाउन दैट वैनिश्ड ओवरनाइट, ये क्या हो गया, ये उसका स्लज हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ स्लज क्या होता है? कोई डाउट इसमें? मैम जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे तभी ये हमें सब कुछ सेट करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, जब हम अंदर पोस्ट जाएंगे बनाएंगे, जब पोस्ट जब। बनाएंगे ना तब, अच्छा ओके मैम। ठीक है। पर्टिकुलर मतलब सारे वेबसाइट का एक साथ नहीं, डोमेन नेम का तो ऑलरेडी अपने आप हो ही जाएगा, जो भी हमने डोमेन नेम लिया हुआ है वो होम पेज हो जाता है। फिर जैसे जैसे आप इंडिविजुअल पेज बनाते जाओगे अपने आप वो पेजेस का एक यूआरएल आता जाएगा, आप उसको सेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। वो अपने आप आपको ये ऑप्शन देगा, जैसे मैंने ये वाली पोस्ट बनाई, ऐड न्यू पोस्ट किया तो वो मुझे ये नीचे ऑप्शन देगा ये सारी चीजें लिखने के लिए, ठीक है। स्लज लिखने के लिए, एसईओ टाइटल लिखने के लिए, कैटेगरी अपडेट करने के लिए। तो मुझे तभी जब पोस्ट बनाऊंगी तभी ये सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके।
इसके बाद स्लज के बाद क्या आता है अब, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स मतलब जैसे हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं या कोई फिल्टर लगाते हैं, जैसे हम अमेजन की वेबसाइट पर गए मान लो, ठीक है, अमेजन की वेबसाइट पर जाकर हमने सर्च किया ब्लैक शूज, ठीक है, तो हमने क्या फिल्टर लगाया, ब्लैक शूज फॉर मैन हमने लगा लिया मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फिल्टर लगाया कि हमको शूज चाहिए, ब्लैक शूज चाहिए शूज में, और मेंस के लिए शूज चाहिए, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, इसको बोलते हैं यूआरएल पैरामीटर्स। मैं एक बार शो करती हूँ आप लोग को। जैसे ये हम आ गए amazon.com पर, ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ आपको पूरा स्क्रीन यदि शो हो सकता है तो। ओके, अभी आपको यूआरएल भी दिखेगा। मान लो हमने यहाँ पर ब्लैक शूज फॉर मैन हमने सर्च किया, ठीक है, तो हमने ये फिल्टर लगाया। अभी आपको ये यूआरएल दिख रहा है ऊपर, देखो यहाँ पर आ गया ये k इक्वल्स टू ब्लैक, मतलब k मतलब की जो है, ठीक है, जो की है, जो वैल्यूज हमने इनपुट की है, इक्वल्स टू इसकी वैल्यूज क्या है, ब्लैक शू फॉर मेन, ठीक है। तो ये पूरा जो लिख के आया दैट इज नोन एज यूआरएल पैरामीटर, ठीक है। और ये जो एंड का सिंबल आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है किसी भी दो पैरामीटर्स को सेपरेट करना, ठीक है, क्लियर है? क्राइट क्यों हम ये कहलाता है यूआरएल पैरामीटर। मैम क्राइट क्या हुआ? क्राइट क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? मैम जो आपने बताया ना, एक की है, एक वैल्यू है, ये देखो, ये के दिख रहा है यस मैम, आपको, ये क्वेश्चन मार्क के बाद के यस दिख मैम, रहा है, के का मतलब है की, ठीक है। और इक्वल्स टू के बाद ये जो वैल्यू, ये जो ब्लैक प्लस शूज प्लस प्लस फॉर मैन है, ये वैल्यू है उसकी वैल्यू है वैल्यू, मैम। ठीक है। अब इन्होंने ये कोई दूसरा फिल्टर लगाया हुआ है, ये नहीं पता, ये कोड का है शायद, ASIN वैल्यू जो होती है पर्टिकुलर आइटम की, ठीक है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट में हर एक जो प्रोडक्ट होता है, हर प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, तो ये CRID जो है, ये शायद उसका वैल्यू होगा, इसके बारे में नहीं जानकारी है, ये वेबसाइट का अपना पर्सनल है जो भी है, ठीक है। बट ये भी एक तरीके का वैल्यू असाइन किया हुआ है, क्या मैम? ठीक है। लेकिन दो चीजों को सेपरेट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है, ये एंड वाला, इसको बोलते हैं एम्परसेंड, मैम ठीक यहाँ है। तक काफी है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो पैरामीटर्स हमेशा कैसे स्टार्ट होते हैं, यस पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद के इज की, ठीक है, और की ये वैल्यू होती है, तो के इक्वल्स टू जो भी हम फिल्टर लगाते हैं या सॉर्टिंग करते हैं, जो भी लगाते हैं, ये इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये सभी को? या मैम। ओके, तो ये हमारा यूआरएल का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने इसका? मैंने जो यूआरएल स्ट्रक्चर बताया था उसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया था? यस मैम। ओके, ठीक है। तो यूआरएल स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो हमारे वेबसाइट पर यूआरएल डालते हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है वो भी क्लियर है आप लोगों को? क्या लिखना है, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे किसी भी यूआरएल को? ऑप्टिमाइज करना मतलब आपको कैसे लिखना चाहिए अपने पेज का यूआरएल, जो स्लज वाला पार्ट है वो कैसे लिखोगे? कोई बताएगा? मैम फोकस कीवर्ड यूज करेंगे हाँ, स्मॉल लेटर्स में और सेपरेट करेंगे उसको हाइफन से। यस, वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद और तीन टाइप्स के यूआरएल्स होते हैं, कैनोनिकल यूआरएल,
कॉल बैक यूआरएल और वेनिटी यूआरएल। ठीक है, ये भी मैं बताती हूँ। कैनोनिकल यूआरएल्स क्या होते हैं, कोई आइडिया इसके बारे में, सुना है नाम? नो मैम। नहीं, ओके, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल्स जो है ज्यादातर ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये मास्टर कॉपी को शो करते हैं सबसे पहली बात तो। अब मास्टर कॉपी क्या होती है, जैसे आपने कई सारी मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स देखी होंगी। मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स क्या होती है, ऐसी वेबसाइट्स जो अलग अलग टाइप की ऑडियंस के लिए, अलग अलग जियो लोकेशंस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग जियो लोकेशंस है तो कई बार होता है ना कि लैंग्वेजेस भी अलग, जैसे एक इंडिया के लिए बनाइए, एक फ्रांस के लिए बनाइए, एक स्पेन के लिए बनाइए, तो हर जगह पर लैंग्वेज अलग अलग यूज होगी। यूजर्स जो है, कस्टमर्स जो है, उनको अलग अलग लैंग्वेज समझ में आती है। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, कंटेंट को अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कंटेंट तो सेम ही होता है। जो बात मैंने इंग्लिश में कही है वही मैं फ्रेंच में कहूंगी, वही स्पेनिश में कहूंगी, ठीक है, वही चाइनीज में कहूंगी। तो ये इस तरह की जो वेबसाइट होती है उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल वेबसाइट। अब ऐसे में क्या होता है, जब सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को या कंटेंट को चेक करता है तो उसको सेम कंटेंट दिखता है अलग अलग पेजेस पे। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है लेकिन कंटेंट तो सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे में डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाती है कभी कभी। तो ये डुप्लीकेसी क्रिएट होने से क्या होता है, सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से पेज को रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम कैनोनिकल यूआरएल का यूज करते हैं। कैनोनिकल यूआरएल से हम बताते हैं कि मास्टर कॉपी कौन सी है। मास्टर कॉपी मतलब उसी को आपको रैंक करना है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके, ये मैंने योस्ट एसईओ का प्लगइन यहाँ पर लगाया हुआ है और इस वजह से यहाँ पर ये सारी एसईओ की सेटिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें जब हम एडवांस में जाएंगे, एडवांस में आपको ये कैनोनिकल यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपने डुप्लीकेट पेजेस बनाए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, वहां पर जाकर आप कैनोनिकल यूआरएल सेट कर सकते हो, मतलब कि मास्टर कॉपी जो है इस पेज की वो कौन सी है उसका यूआरएल आप यहाँ पर डाल सकते हो, ताकि सर्च इंजन को कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से पेज को उसको रैंक करना है। ठीक है, क्लियर हुआ कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है? मैम जैसे ये तो जैसे कोई कमर्शियल वेबसाइट है जैसे अमेजन है या मिंत्रा है, हम्म, ये बेसिकली इसी में हाँ यूज हाँ, होता होगा आई गेस। नहीं 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 नहीं, जो जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट तो नहीं हाँ मैम। है ना, लेकिन हो सकता है मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ हो, है ना, मुझे अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो कंटेंट है वो अलग अलग देशों में दिखाना है। ठीक है, ठीक है अब मैम। यदि मैं इंग्लिश में ही सब जगह लिखूंगी तो सब लोगों को नहीं समझ में आएगा, राइट? तो मैं क्या हम्म। करूंगी, मैं अपनी वेबसाइट पर अलग अलग लैंग्वेज में पोस्ट तो पब्लिश कर दूंगी, बट मैं वहां पर कैनोनिकल यूआरएल लगा दूंगी ताकि सर्च इंजन को समझ में आ जाए कि ये वाली मास्टर कॉपी है और बाकी सब सिर्फ इसके डुप्लीकेट वर्जन है दूसरी दूसरी लैंग्वेज में। क्लियर हो ओके गया? मैम। हाँ मैम। ओके, मैम हाँ, प्लेगरिकल यूआरएल का मतलब हुआ मतलब अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से वो समझाएगा मतलब। कैनोनिकल यूआरएल का मतलब हुआ कि मास्टर कॉपी बताना। अलग अलग मतलब सेम कंटेंट यदि हमने अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश किया है तो उसका जो मास्टर कॉपी है, जो मेन पेज है, वो बताना। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी, वो आप लोग लिख सकते हो। मैं डिक्टेट कर देती हूँ या फिर मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, आप अपने पास सेव करके रख सकते हो। ये मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है आप लोगों को। ठीक है, 1 सेकेंड।
विजिबल है सबको? चैट बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हो, ये डेफिनेशन है कैनोनिकल यूआरएल की, तो आप लोगों के पास सेव रहेगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा समझने में, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल के बाद आता है नेक्स्ट कॉल बैक यूआरएल्स। कॉल बैक यूआरएल्स क्या होते हैं? कॉल बैक यूआरएल मतलब जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट ऐसे नोटिस की होगी, जब आप उसमें लॉग इन करते हो, उसमें लॉग इन जैसे blogger.com सभी ने असाइनमेंट के लिए यूज किया होगा, तो उसमें लॉग इन करने से पहले गूगल एक बार आपकी ईमेल वेरीफाई करता है, मतलब वहां पर आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। हुआ था सबके साथ ये चीज, राइट? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मतलब कि किसी दूसरी वेबसाइट पर जाने से पहले आपको उसका ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, या वेरिफिकेशन हम बोल सकते हैं, और उसके बाद अपने आप उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो बीच में एक ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आता है और फिर वापस आप सेम वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होते हो, इसको कहते हैं कॉल बैक यूआरएल, ठीक है। समझ में आया कॉल बैक यूआरएल क्या होता है? क्लियर हुआ सभी को? या मैम, जैसे कि किसी भी वेबसाइट में साइन अप किया, फिर उसके बाद उसमें लॉग आउट हुआ, तो इसे कॉल बैक यूआरएल कहते हैं। नहीं नहीं, साइन अप और लॉग आउट नहीं, किसी आप दूसरी वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हो, ठीक है। लॉग इन करने से पहले गूगल आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करता है, ठीक है। गूगल या कोई भी आपका ईमेल आईडी उससे पहले वेरीफाई कर रहा है, तो वेरीफाई करने के बाद जब आप वापस से रीडायरेक्ट हो रहे हो सेम वेबसाइट पर, उसको बोलेंगे रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। डेफिनेशन में बता देती हूँ और आप उसको नोट भी कर लीजिए। कॉल बैक यूआरएल इज द पेज users are automatically redirected to when they complete a specific action or task। मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्शन जो है वो परफॉर्म करने के बाद आप उस पेज पर, मतलब किसी भी वेबसाइट पर आप लॉग इन कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, पहले आपको वो ऑथेंटिकेशन करना है, उसके बाद आप उस पेज पर जा पा रहे हो, तो ठीक है। तो ये बीच में प्रोसेस आ रहा है, फिर आप उस वेबसाइट पे जा रहे हो, इसलिए इसको कहते हैं कॉल बैक यूआरएल, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा पा रहे ना, डायरेक्ट लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जैसे आपको प्रायुग में लॉग इन करना है तो डायरेक्टली कर लेते हो, राइट? बीच में कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आता है क्या? नहीं आता, है ना। लेकिन ब्लॉगर में जब लॉग इन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? डायरेक्ट लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, पहले गूगल में अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद उस वेबसाइट पर गए, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल बैक यूआरएल। मतलब डायरेक्ट लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, पहले वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर आप लॉग इन कर पा रहे हो, तो ये कॉल बैक यूआरएल हुआ, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? मैम जैसे ये चीज बस लॉगिन के टाइम ही होता है, कि जैसे हमने मान लीजिए कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और हाँ पेमेंट करते हैं, हाँ तो वो हाँ रीडायरेक्ट कर देता है हमें उस पेज पे। हाँ हाँ, वो तो भी मैम कॉल बैक कहलाएगा। हाँ हाँ, वो भी कॉल ये भी बैक। होता है उसमें। हाँ हाँ, जहां पर भी रीडायरेक्ट हो रहे हो आप, तो वो कॉल बैक है। कॉल बैक मतलब क्या हुआ? वापस बुलाना, है ना। कॉल हाँ बैक यस का मैम। क्या मतलब? वो वापस बुलाना। तो आप डायरेक्ट नहीं जा पा रहे थे, बीच में एक प्रोसेस हुआ, फिर आप उसके पास गए, इसलिए उसको कॉल बैक बोल रहे हैं, ठीक है। अभी ओके क्लियर है? मैम। ओके, ठीक। अब कॉल बैक यूआरएल के बाद क्या आता है? वैनिटी यूआरएल। वैनिटी यूआरएल्स क्या होते हैं? ये मोस्टली आपने मार्केटिंग कैंपेन्स में देखे होंगे। वैनिटी यूआरएल्स मतलब होते हैं कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल का मतलब क्या हुआ कि मोस्टली आपने देखा होगा जो एड्रेस होता है वेब पेज का या यूआरएल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े से होते हैं, है ना। अब उसको यदि हमको किसी मार्केटिंग कैंपेन के लिए बार बार कहीं पर शेयर करना है या सोशल मीडिया पर पेस्ट करना है, तो वो बहुत बड़े बड़े से यूआरएल अच्छे से नहीं दिखते, है ना। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे यूआरएल शॉर्टनर्स आते हैं, ठीक है। मतलब बड़े यूआरएल को वो छोटा करके दे देंगे आपको, ठीक है।
तो उसको हम कस्टम यूआरएल बोलेंगे। अब उसको शेयर करना इजी है, आसानी से कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, छोटा सा यूआरएल है, ठीक है। तो ये जो हमने बड़े यूआरएल को छोटा कर दिया, इसी को बोलते हैं वैनिटी यूआरएल, ठीक है। मतलब अब उसको शेयर करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यूआरएल शॉर्टनर्स इसके लिए टूल होते हैं, ठीक है, जैसे कि बिटली हो गया, ठीक है, यूआरएल शॉर्टनर हो गया, शॉर्ट डॉट आईओ हो गया, ये सारे यूआरएल शॉर्टनर्स है। तो किसी भी बड़े यूआरएल को छोटा करने के लिए इनको यूज किया जाता है, इनको यूआरएल शॉर्टनर कहा जाता है। और जिस यूआरएल को हम छोटा कर रहे हैं उसको हम वैनिटी यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ क्या होता है वैनिटी यूआरएल? कोई डाउट इसमें किसी को? मैम तो उसके लिए कोई टूल आता होगा ना? हाँ हाँ, जैसे यूआरएल शॉर्टनर होता है या बिटली है, शॉर्ट डॉट आईओ है, ये सारे यूआरएल शॉर्टनर टूल्स हैं, ठीक है। आप यूआरएल शॉर्टनर करके भी गूगल पे सर्च करोगे, देखो मैं बताती हूँ ये भी आपको। यूआरएल शॉर्टनर, ये देखो यूआरएल शॉर्टनर करके मैंने सर्च किया यहाँ पर। अब मैं इस वेबसाइट पर जाती हूँ, मुझे बस वो लिंक यहाँ पर डालनी है और शॉर्टन यूआरएल करके यहाँ पर डालना है, तो वो मुझे यूआरएल को शॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। अमेजन वाला ही डालकर देखती हूँ मैं, amazon.com में जो हमने, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया था शूज फॉर वुमेन, ठीक है। अब मान लो ये प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब इसका यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, बहुत बड़ा सा यूआरएल है, यहाँ मैंने बहुत बड़ा सा यूआरएल है, आप देखोगे तो ये देखो, ये इतना बड़ा सा यूआरएल। अब मैं इसको कहीं पर शेयर करूंगी तो ये बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर शॉर्टन यूआरएल कर दूंगी, तो ये देखो ये छोटा सा बन के आ गया। अब इसको शेयर करना इजी है, तो मैं यहाँ से कॉपी, ये इतना बड़ा पूरा यूआरएल था, अब वो हट गया। बट समझ में आया क्या होता है शॉर्टन वैनिटी यूआरएल और कैसे हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है या कोई डाउट है? तो मैं शॉर्ट क्लियर है मैम। करने के लिए हाँ पंकज, हाँ गूगल का यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट द यूआरएल के कोई लिए टूल हम का, गूगल का यूज नहीं कर नहीं सकते हैं नहीं ना। नहीं नहीं, कोई टूल यूज करना पड़ेगा। यूआरएल शॉर्टनर करके आप सर्च कर लो और कोई भी टूल यूज कर लो, ठीक है। गूगल पे डायरेक्ट नहीं होगा, कोई टूल यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी सर्च किया ना गूगल पे यूआरएल शॉर्टनर, आप डायरेक्टली सर्च करो, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, कोई किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूआरएल शॉर्टनर यस करके आपको यस। सर्च कर, ठीक है। मैम एक्चुअली ये जो यूआरएल शॉर्ट होगा ये एक्चुअली लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा या कुछ दिनों के लिए ही? नहीं नहीं, ये वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। एक बार लिंक जनरेट हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गए यूआरएल शॉर्ट, ये 3 टाइप्स के यूआरएल्स हो गए हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? सुना है स्कीमा मार्कअप के बारे में? नहीं, ओके। स्कीमा मार्कअप डेफिनेशन आप लोग के सामने है, नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। बेसिकली स्कीमा मार्कअप क्या होता है, ये एक कोड होता है ना, जिसको हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? जब हमारी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर रैंक होती है तो वहां पर हमारी वेबसाइट का अपीयरेंस जो है वो अलग से दिखे, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखे,
इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर्ड मार्कअप का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर एक और यूज होता है इसका कि हमारे वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर है वो सर्च इंजन को बहुत अच्छे से या क्लियरली समझ में आए, ताकि वो हमारे कंटेंट को रैंक प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसलिए भी हम ये स्कीमा मार्कअप का यूज करते हैं, ठीक है। कैसा दिखता है ये मैं एक बार दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी ने, जिसको भी लेना था डेफिनेशन का? ओके, अब मैं दिखाती हूँ स्ट्रक्चर्ड मार्कअप से कैसे रिजल्ट्स दिखते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ पनीर रेसिपी। ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च किया है पनीर रेसिपी। अब आप नॉर्मली जब देखते हो, जब ढूंढते हो कोई भी रिजल्ट, तो वो कैसे दिखते हैं? नीचे देखते हैं इस तरीके से, या फिर और नीचे देखें तो ये इस तरीके से नॉर्मल रिजल्ट देखते हैं। जब भी हम कोई नॉर्मली कोई चीज सर्च करते हैं तो एक ये ब्लू हेडलाइन आती है, ठीक है, जिसको हम एसईओ टाइटल बोलते हैं। ये लिंक आता है और एक छोटा सा मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। ये तीनों चीजें विजिबल होती है, इसके अलावा कोई चीज विजिबल नहीं होती। लेकिन यदि हम स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट किस तरीके से मिलते हैं? ये जो आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर साइट लिंक्स भी आ रहे हैं, इमेज भी आ रहा है, इसमें स्टार रेटिंग्स आ रहा है, रिव्यूज आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन टाइम भी यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रिजल्ट जो है वो अलग टाइप से दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स को अपने वेबसाइट पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ क्या यूज है स्कीमा मार्कअप का? स्कीमा मार्कअप क्लियर हुआ? मैम तो ये सेट करना पड़ता होगा? हाँ, ये सेट करना पड़ता है, वो मैं दिखाती हूँ कि कैसे सेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए जैसे हम लोग तो वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करेंगे, हम कोडिंग्स पर काम नहीं करेंगे, राइट। यदि हम कोडिंग्स पर काम करते तो हम जब वेबसाइट डेवलप करते तो उसमें कोड यूज करते हैं, राइट। बट हम वर्डप्रेस पर यदि काम करेंगे तो हम इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वेबसाइट का डैशबोर्ड है। वेबसाइट के डैशबोर्ड में हम जाएंगे, ये प्लगइन सेक्शन। प्लगइन्स क्या होते हैं वेबसाइट में? कुछ भी एडिशनल फीचर हमको यदि ऐड करना है अपनी वेबसाइट में तो हम उसके लिए प्लगइन्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन में जाऊंगी। ऐड न्यू प्लगइन में जाकर मैं यहाँ पर स्कीमा मार्कअप सर्च करूंगी। इसको स्ट्रक्चर्ड मार्कअप भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने सर्च किया यहाँ पर स्कीमा मार्कअप। अब स्कीमा मार्कअप से रिलेटेड ये टूल प्लगइन्स आ गए डिफरेंट। ये है स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो अपडेट कर सकती हूँ मैं इंस्टॉल प्लगइन्स में। यहाँ पर दिख जाएगा, देखो ये स्ट्रक्चर डेटा दिख रहा है, ठीक है। इसमें हम जाएंगे स्कीमा टाइप्स में। क्योंकि मैंने फ्री वर्जन लिया हुआ है इसलिए ये यहाँ पर आपको अलग अलग, एक सेकेंड, ये है इसकी सेटिंग, ठीक है। तो सारे तो हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन जब हम प्रो वर्जन में जाते हैं तो कई सारे फीचर्स इसमें आते हैं, जैसे कि इसमें बताती हूँ मैं। ये एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, और जॉब पोस्टिंग स्कीमा, जो जॉब्स का लेबल आ जाता है, रिव्यू स्कीमा जो भी हमने देखा, ये इसके लिए भी अलग से प्लगइन है। एफएक्यू प्लगइन नहीं है, मतलब ये प्रीमियम फीचर है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए है। इवेंट स्कीमा, रेसिपी, जो भी पनीर रेसिपी में हमने देखा वो वैसा वाला लेकर आना है तो ये रेसिपी स्कीमा अलग से है।
ये कोर्सेज के लिए है, ये वो कॉमर्स के लिए है, ठीक है। तो ये सारे प्रीमियम फीचर्स है। फ्री में क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ग्लोबल मतलब पूरी वेबसाइट पर ये क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम। यहाँ से हमको पेज सेलेक्ट करना है, एक अबाउट सेक्शन जो है, ठीक है। मतलब यदि हमारी वेबसाइट कहीं पर जब रैंक होती है और हमको चाहिए कि छोटा सा हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन आए साइड में, तो इसके लिए हम यहाँ से कौन से पेज से कंटेंट उठाना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से पेज में होगी, कॉन्टैक्ट पेज में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यदि ब्रेड क्रम्स चाहिए हमको, ब्रेड क्रम्स मतलब क्या होता है बताती हूँ, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं। जैसे हम फ्लिपकार्ट पर आ गए, ये मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको मिलता है, ठीक है। अब जैसे फ्लिपकार्ट में आके मैंने मोबाइल सर्च किया और मोबाइल फोन्स के बाद मैंने कोई एक पर्टिकुलर जैसे सैमसंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सैमसंग में मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने जो भी पाथ फॉलो किया वो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये होम, पहले मैं होम पेज पे गई, फिर मोबाइल एंड एक्सेसरीज में, फिर मोबाइल्स पे आई, फिर मोबाइल से मैंने ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। तो अब मुझे वापस से यदि किसी एक कैटेगरी पे, मान लो वापस से मुझे मोबाइल्स पे जाना है, तो मुझे बार बार बैक 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 करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहीं से जा सकती हूँ। जो मैंने पाथ फॉलो किया ये पूरा आपको दिख जाएगा। दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को? इसको कहते हैं ब्रेड क्रम नेविगेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यदि आपको भी अपनी वेबसाइट पर चाहिए, आप प्लगइन का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो कई सारी थीम्स में ये ऑलरेडी आता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। क्लियर है ब्रेड क्रम नेविगेशन क्या होता है? तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर फ्री में कर सकते हो इस प्लगइन में। इसके अलावा ये एक नॉलेज ग्राफ होता है। नॉलेज ग्राफ का क्या मतलब होता है? नॉलेज ग्राफ कहाँ पर दिखाई देता है, कोई आइडिया किसी को? नहीं? देखिए मैंने यहाँ पर नरेंद्र मोदी सर्च किया, ये जो साइड में ये पैनल आता है इसको नॉलेज पैनल, नॉलेज ग्राफ, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो, इसको कहते हैं, ये है नॉलेज ग्राफ मतलब, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा चाहिए तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप बस सेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में ये, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वहां पर, ये पूरा गूगल के ऊपर है। उसको ड्राइंग करना है, ऐसे नहीं करना है, आपका रिजल्ट वहां पर ऐसे, वो पूरा गूगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। नॉलेज ग्राफ भी क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? ओके। तो अब ये जो स्कीमा मार्कअप है ये वैसे तो 35 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको इतने सारे की जरूरत नहीं होती है, हमको कुछ कुछ ही एज अ डिजिटल मार्केटर हमें कुछ कुछ ही यूज में आते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कौन सा होता है। एक होता है प्रोडक्ट मार्कअप। प्रोडक्ट मार्कअप क्या होता है? जैसे हमने सर्च किया शूज फॉर किड्स, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हमने जब सर्च किया तो ये तो स्पॉन्सर्ड है, बट ये जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, सारी डिटेल्स आ रही है, रेटिंग्स, रिव्यूज, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या यूज किया हुआ है अपने वेबसाइट पर? प्रोडक्ट मार्कअप यूज किया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इनका भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्कअप। क्लियर है प्रोडक्ट मार्कअप? अभी तक जो भी मैम जो डिस्कस प्रोडक्ट किया की डिटेल्स हैं उसे हाँ प्रोडक्ट मार्कअप कहते हैं ना, डिटेल्स वगैरह में जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट मार्कअप हो गया। प्रोडक्ट मार्कअप के बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं आर्टिकल मार्कअप, ठीक है, या फिर आर्टिकल मार्कअप से पहले रिव्यू मार्कअप देख लो आप लोग
ये देखो यहाँ पर ये जो रिव्यूज दिख रहे हैं आपको, ये हर किसी में नहीं आएगा। यदि इन्होंने रिव्यू मार्कअप यूज किया है तो वो रिव्यू मार्कअप शो करता है। नॉर्मली यदि गूगल का आपने सब ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया है तो आप नहीं भी मार्कअप यूज करोगे तो भी गूगल शो करता है, बट यदि नहीं शो कर रहा है तो आप रिव्यू मार्कअप यूज कर सकते हो। तो ये रिव्यूज भी आपके दिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, हमने पनीर रेसिपी का देखा था, उसमें भी रिव्यूज लिख के आ रहे थे, राइट। तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज ये स्कीमा मार्कअप से आता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि किसी चीज को सेल करना है तो ये रिव्यू मार्कअप तो चाहिए ही ना। हाँ हाँ, ताकि वो बाहर से ही दिख जाएगा तो बाहर से इम्प्रेशन हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके Yes, बाद sir. होता है आर्टिकल मार्कअप। आर्टिकल मार्कअप क्या होता है, जो टॉप स्टोरीज करके एक सेक्शन आता है, जैसे अगेन हम नरेंद्र मोदी सर्च करते हैं तो ये टॉप स्टोरीज, ये वाला जो सेक्शन आता है टॉप स्टोरीज करके, इसको कहते हैं आर्टिकल मार्कअप। मतलब कि आपकी ये ब्लॉग वेबसाइट जो होती है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट हो गई या न्यूज की जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके लिए होता है ये मोस्टली। तो आपका जो आर्टिकल होता है वो इस तरीके से यहाँ पर शो होता है टॉप स्टोरीज में। ठीक है, उसका हेडलाइन आ जाएगा, कब पब्लिश टाइम आ जाएगा और एक फीचर्ड इमेज आ जाएगा उसका। ठीक है, दिस इज आर्टिकल मार्कअप। क्लियर। आर्टिकल मार्कअप के बाद नेक्स्ट क्या होता है, कोर्स मार्कअप। कोर्स मार्कअप क्या होता है, जैसे आप लोग कोई कॉलेज है, ठीक है, या कोई स्कूल है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बाहर ही रिजल्ट में सारे कोर्सेज दिख जाएंगे कि कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट बाहर से ही पता कर सकता है और डिसाइड कर सकता है कि उस पर क्लिक करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो वो कोर्स मार्कअप हो गया। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कुकिंग क्लासेस मैंने सर्च किया, कुकिंग क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ, ये देखो, ये सारे अगेन स्कीमा मार्कअप से हैं। यहाँ पे रेटिंग्स, रिव्यूज, कितने आवर्स की क्लास है, इंस्ट्रक्टर कौन है और कोर्स का नाम क्या है, एक एक इमेज, ये सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, तो ये कोर्स मार्कअप है। ठीक है, क्लियर है ये भी। कोर्स मार्कअप के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप। ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप क्या होता है कि कोई भी हमने ऑर्गेनाइजेशन सर्च किया, फॉर एग्जांपल हमने टीसीएस सर्च किया, ठीक है, तो ये टीसीएस में ये इस तरीके से शो हो रहा है। यदि मैं इसको राइट हैंड साइड में पूरा इसको क्लिक करती हूँ तो ये राइट हैंड साइड में टीसीएस की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, विकिपीडिया से इन्होंने एक अबाउट का पेज, अबाउट का वो उठा रखा है कंटेंट, और ये इसके जो भी स्टॉक प्राइसेस है, हेडक्वार्टर से, मतलब डिटेल्स, इसकी प्रोफाइल, सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हमने रिसर्च किया है तो उसकी पूरी डिटेल्स वहां पर हमको दिख रही है। ठीक है, क्लियर है सारे टाइप के स्कीमा मार्कअप। कोई डाउट किसी भी स्कीमा मार्कअप में किसी को? मैम, तो जैसे ये मार्कअप होते हैं, हम तो अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए करते हैं, हाँ तो इसमें हाँ कुछ पेड भी होता होगा, जैसे कि हाँ, हमारा मार्कअप सबसे ऊपर आए? नहीं, ये नहीं होता। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। बाकी मतलब जैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, बट हम गूगल को ये नहीं कर सकते कि मैं, मतलब पेड यदि हो गया तो फिर वो मार्केटिंग का पार्ट हो जाएगा, फिर वो ऑप्टिमाइज एसईओ का पार्ट नहीं, ऑर्गेनिक में नहीं आएगा ना। फिर तो आप पे करोगे हाँ तो मैम। एड कैंपेन टाइप्स हो जाएगा, वो अलग हो गया। ओके, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक में ही आता है सब कुछ? ऑर्गेनिक में ही आता है, यस करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। और कोई डाउट है किसी का? नहीं, ओके। तो अब आपको क्या करना है, आपको यूआरएल समझ में आ गए। अब कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लो। देखो, क्योंकि हमको इंटरनल लिंकिंग भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो आपको एक पेज से दूसरे पेज को लिंक भी करना है, तो आपको एक या दो पेजेस और बनाने हैं अपने ब्लॉगर पे। ठीक है, और उसमें कोई भी कीवर्ड रिसर्च में जो आपने कीवर्ड सर्च किया है, कीवर्ड क्या लेने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लाइक ये प्रारूप पे
जो है यहाँ से भी आप कीवर्ड्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जो डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग कोर्सेस हो गए, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हो। ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। या फिर एआई कोर्सेज ले सकते हो आप, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स ले सकते हो, ठीक है। ये कोर्सेस आपको कोई इसमें से कोई भी एक टॉपिक ले लेना है, इस पर आपको अपना आर्टिकल लिखना है ब्लॉगर पे, ठीक है। और ऑन पेज में जो जो चीजें हमने की है, क्या क्या, कीवर्ड रिसर्च प्लस आपको आर्टिकल लिखना है। एटलीस्ट 500 वर्ड्स का आर्टिकल आप लिखो, ठीक है। सेंटेंसेस ट्राई करो छोटे छोटे। कोई भी एआई का यूज नहीं करेगा अभी। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, ठीक है। अभी खुद से लिखने का प्रैक्टिस करो। एआई से तो आप बाद में भी कर ही लोगे, लेकिन जब तक खुद से लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होगी, ठीक है। तो वो ट्राई करो। और उसमें इमेजेस इंसर्ट करनी है। स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कैसे लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, फिर हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारी चीजें आएंगी, माइनर हेडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है। इमेज इंसर्ट करनी है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, और जो दो अलग अलग पेजेस बनाए हैं उनको इंटरनली लिंक भी करना है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? इतने में किसी को कोई डाउट? असाइनमेंट क्लियर है सभी को? यूआरएल का ऑप्शन, क्या बोल रहे हो पंकज? मैम असाइनमेंट अभी वेबसाइट में आ जाएंगे ना? वेबसाइट असाइनमेंट में आ अभी जाएंगे। वेबसाइट में आ जाएंगे, मतलब ब्लॉगर पे करना है आपको ये सारी चीजें? हाँ, मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूंगी। यस यस, मैं असाइनमेंट पोर्टल पर भी अपलोड कर दूंगी। स्टिल आपको जो भी हमने ऑन पेज में चीजें देखी है अभी, ठीक है, वो चीजें आपको अप्लाई करनी है बेसिकली, ठीक है। मतलब आप पैराग्राफ छोटे छोटे बनाओ। रीडेबिलिटी, जब आप खुद से लिखोगे तो सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। ज्यादा हार्ड लैंग्वेज को यूज नहीं करना है। एआई टूल का भी यूज मत करो, खुद से लिखने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये सब करके, और इंटरनल लिंकिंग करनी है, ठीक है। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को भी? असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगी अभी पोर्टल पर, आपको वहां पर भी दिख जाएगा। बट यदि किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। मैम अगली क्लास कब होगी? थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे तक आप लोगों को ये सबमिट कर देना है वेबसाइट पे, पोर्टल पे, ठीक मैम है। बस 2 पोस्ट बनाना है, इंटरनल लिंकिंग हमें यूज करना है, जो आपने लास्ट टाइम ब्लॉगर में बताया था कैसे कैसे, सब हेडिंग एडिंग इमेज ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ करके। हाँ जी, यस करेक्ट। ओके मैम, ठीक है।